तो वो जो है मतलब उनका ज़ेनजी है फाइटर जेट का। तो अगर वो है तो आप बताइए कि भाई 70-80 साल पुराने अपने जहाज भेज के और ईरान बमबारी करके और वापस चला आ रहा है, तो भाई कहीं चुल्लू भर पानी हो तो डूब मरो। मुझे शक है कि ईरान आपके चैनल देखने लगा है मुमताज भाई। तो ये जो है प्री एम्प्टिव स्ट्राइक वगैरह ये सब बातें जो कई बार हुई हैं कि भाई अमेरिका ही क्यों करे, इसराइल ही क्यों करे। तो भाई जो जो है एमएमसी न्यूज पे जा रहा है, अगर वहां से भी सजेशंस आ रहे हैं तो बिल्कुल इस्तकबाल वालेहाना खुशामदीद फारसी। उसको डिस्ट्रॉय किया है। तो इजराइल के पास ईरानियन मिसाइल्स को रोकने का जो रिएक्शन टाइम था वो बड़ा कम रह गया था। तो ये, हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ईरान की ये कोशिश थी कि इनिशियली जब अमेरिका अटैक कर रहा था तो वो मेजर्ड वे में उसको रिस्पॉन्ड कर रहा था, अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके कोई प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं कर रहा था। बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरती के साथ मेजर जनरल ने जावेद साहब ने बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया है और क्या सूरत हाल है, और यही सच्चाई देखिए वो लगातार हम सब से शेयर करते आए हैं। और उन्होंने प्रिडिक्ट किया था जो हालात थे, अगर इसको पहले अमेरिका या इजराइल समझ लेते तो शायद आज जो हालात हैं वो हालात न बनते, और बहुत ही इंतहाई अमेरिका के लिए तो फिक्रंगेज है। तो हमारे साथ एक और जुड़ गई शख्सियत, हमारे साथ अब्दुल वाहिद साहब जुड़ गए हैं जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है और मिडिल ईस्ट पे एक रिसर्चर के तौर पर हम उन्हें देखते हैं। मैं अब्दुल वाहिद साहब आपके पास आता हूं और यही कि क्या अपडेट हमें दे रहे हैं, किस तरह के हालात हैं, क्योंकि अमेरिका अब जंग करने के मूड में नहीं। और ये देखिए राइटर्स के मुताबिक जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने खबर दी है कि यूएस मिलिट्री के पास सटीक गाइडेड मिसाइल का भंडार लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बहुत सारी चीजें हैं। क्या लग रहा है इस वक्त अमेरिका कहाँ स्टैंड कर रहा है? ये जो हमले रोके गए हैं, ये मोहलत दी गई है, या ये कि अब पोजीशन ऐसी नहीं है फिलहाल अमेरिका की वो जंग करे, या धोखा है कोई, है क्या? किस तरह से इसको देख रहे हैं? और जी अब्दुल वाहिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज भाई आपका। मेजर जनरल साहब को देख करके बहुत ही खुशी हुई मुझे, काफी दिनों के बाद देख रहा हूँ मैं आपको। जावेद इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम, और जो भी नाजरीन इस वक्त जुड़े हुए हैं सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, एक दिन आता है भारत में बड़ा मशहूर है मुमताज भाई, आपने सुना होगा जुमेरात का दिन है, उस दिन गदागरों की बड़ी चांदी रहती है, अल्लाह नाम पे दे दे, बहुत सारी जगहों पे जाते हैं। अब इस वक्त जो है बहुत सारी चीजों से यूक्रेन मांग रहा है अमेरिका से, जब भी बुधिया जुमेरात का दिन आता है। मैं रोकूंगा थोड़ी सी, एक बड़ी खबर यहाँ पे आई है। जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा है कि आज शाम यानी अभी कुछ देर पहले ईरान ने जॉर्डन में एक अहम अमेरिकी ठिकाने पर हमला किया है जहां धुएं और आग का गुबार दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए आप, ये किस तरह से ईरान जो है अब बढ़ करके, यानी अब इंतजार नहीं कर रहा है, ईरान एक तरह से बदला ले रहा है। और जैसा कि मुश्तबा खामनाई साहब ने कहा कि जालिमों के खिलाफ सिर्फ जिहाद है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये जालिमीन है, इनसे बातचीत से कुछ। अब ये हमले जो है इस तरह के, बहरीन पे भी अभी इसी तरह से हमला किया था और वहां पे देखा कि अब वहां से भाग खड़े हुए हैं। अभी कल खबर आई थी कि एक धमाका इराक के जो है वहां पर भी हुआ है, क्या था अभी नहीं क्लियर हो रहा है, और ये जॉर्डन में। तो इस हवाले से भी बात कीजिएगा जी, क्योंकि ये ऐसा कभी ईरान करता नहीं था, लेकिन अब जो है वो बढ़ बढ़ के हमले कर रहा है इस तरह से। मुझे शक है कि ईरान आपके चैनल देखने लगा है मुमताज भाई। तो ये जो है प्री एम्प्टिव स्ट्राइक वगैरह ये सब बातें जो कई बार हुई हैं कि भाई अमेरिका ही क्यों करे, इसराइल ही क्यों करे। तो भाई जो जो है एमएमसी न्यूज पे जा रहा है, अगर वहां से भी सजेशंस आ रहे हैं तो बिल्कुल इस्तकबाल वालेहाना खुशामदीद, फारसी का ही लफ्ज है सब। तो वही जो है सिज्जिल खुर्रम शहर और जो भी है सारे के सारे मिसाइल वगैरह सारे के सारे उधर दागे जा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था जुमेरात की।
तो आप देखिए कि अभी अगर हम 1 महीने पहले की बात करें, तो जब भी बुध या जुमेरात का दिन आता था, ट्रंप ऐलान करता था क्या, पीस डील होने वाली है ईरान के साथ, हम स्ट्राइक रोक रहे हैं। अचानक शेयर मार्केट उछलती थी जुमे के रोज और ये सब। तो मुझे लगता है कि उसने जो है जरूर किया है, उसको मालूम है कि भाई जुमेरात की अहमियत क्या है। तो वो जो है, अब आप देखिए कि एक तरफ जो है यूक्रेन मांग रहा है कि भैया मुझे भी मिसाइल दो, रशिया ने उधर से जो है मिसाइल मारने शुरू कर दिए हैं, तो मेरा क्या होगा, मुझे बचा लो। अब अमेरिका किस किस को मिसाइल देगा। और अभी जो है, अभी 1.5-2 घंटे पहले ताइवान की राष्ट्रपति जो है मोहतरमा, उनका बयान आया है। उन्होंने बोला है कि भाई हमें भी बचाओ, वन चाइना पॉलिसी, ताइवान के गिर्द जो है चाइना घेरे बना रहा है, कहीं हम भी न चले जाएं। तो आप देखिए कि अभी जुमेरात में 2 रोज बाकी बचे हैं, कल जो है बुध है, परसों जुमेरात है। तो आप देखिए कि भाई क्या होने वाला है और ये किस किस को जो है बांटेंगे ट्रंप। तो भाई खुद बचाने के लिए नहीं है, तो ये जो है पास में नहीं है दाने और ट्रंप चले भुनाने। तो कुल मिलाकर ये है कि इनके पास अपने इंटरसेप्टर तो है नहीं, कुछ और है नहीं। 2-2 हजार रुपए के ईरान के ड्रोन हैं बेचारा। अब अगर दुनिया की मान ले तो गरीब देश है भाई, 2-2, तो इसलिए ईरान बेचारे ने अपने औकात के हिसाब से 2-2 हजार रुपए वाले ड्रोन बनाए, बेचारे ने, गरीब देश है जी। खाने पीने को तो है नहीं, तबाह बर्बाद हो चुका है, क्योंकि आई हैव destroyed everything, its navy, its air force, and fully, and Iranian complete leadership is totally surrendered before me। तो ये अल्फाज हैं ट्रूथ सोशल, आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब जब भी बोलते हैं सच बोलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बोलते। तो फिर जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो फिर बातचीत किससे हो रही है। एक कहावत है कि चुल्लू भर पानी में आदमी डूब मरे। आप बताइए 70-80 साल पुराने फाइटर जेट से ईरान ने, जो पूरी दुनिया में कहीं इस्तेमाल नहीं होता, उनको पता नहीं कैसे मॉडिफाई करके, क्या अभी पिछले महीने कुवैत में अमेरिका के बेस पर क्या ईरानियन एयरफोर्स ने अटैक नहीं किया था। उसमें 8 से 10 के बीच में, ये तो अमेरिका ने माना है कि उसके फाइटर जेट जो है तबाह हुए हैं। तो अगर 70-80 साल पुराने फाइटर जेट से अपने, वो भी रशियन मेड, अगर ईरान इनको मार के चला रहा है, वो भी F-35, जिसको लेने के लिए हाफिज साहब लगे हुए हैं लाइन में, हजरत रजब तैयब एर्दोगान साहब। तो आप बताइए कि वो F-35 स्टील्थ एयरक्राफ्ट, मोस्ट एडवांस, दिस ब्ला ब्ला ब्ला, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, पता नहीं जो जनरेशन नहीं आई है वो भी जनरेशन जोड़ लीजिए। तो वो जो है मतलब उनका ज़ेनजी है फाइटर जेट का। तो अगर वो है तो आप बताइए कि भाई 70-80 साल पुराने अपने जहाज भेज के और ईरान बमबारी करके और वापस चला आ रहा है, तो भाई कहीं चुल्लू भर पानी हो तो डूब मरो। बेसिकली क्या था इनका प्लान ये था कि लेबनान को भी गजा बना ही रहे हैं एक तरह से, गजा को तो गजा बना ही दिया इन्होंने, वेस्ट बैंक की बारी है। तो आप बताइए कि इनकी पूरी प्लानिंग ये थी कि जैसे हमने इराक को और बहुत सारे कंट्रीज को, लीबिया वगैरह को बर्बाद कर दिया, सोमालिया को, सूडान वगैरह को, उसी तरह हम ईरान को भी लेके चल देंगे अपने रास्ते। कितने देर कोलैप्स, मतलब तो वहां की जो है लगा उनको कि भैया तो पगड़ी बांधने वाले दाढ़ी वाड़े मौलाना लोग हैं, 2-4 घंटे में सरेंडर कर जाएंगे। मालूम हुआ कि भाई साहब ये तो मौलाना वही है जैसे जाबिर बिन हय्यान थे, जैसे इब्ने सीना थे, तो वो भी अपने दौर के आलिम थे, लेकिन वो लोग साइंसदान भी थे। तो कुल मिलाकर ये है कि इनको जो है धोखा हो गया। ये जाबिर बिन हय्यान और इब्ने सीना को सिर्फ मौलाना समझ बैठे हुलिया देख के, जब टटोला तो मालूम हुआ कि ये तो वैज्ञानिक लोग हैं भाई, ये क्या हो गया। तो कुल मिला के ईरान के मामले में यही हुआ, लगा था इनको मौलाना लोग हैं, जुमे की नमाज पढ़ाते हैं, आयतुल्लाह अली खामनेई, इनके बस की क्या होगी, कौन सी मिलिट्री बनाई होगी, ये तो भाई साहब खुतबा देने वाली कौम है। लेकिन जो है, तो कुल मिलाकर ये है कि अब जब ये सारी चीजें हुई हैं, तो उसके बाद अब इनके होश ठिकाने लगने शुरू हुए हैं, क्योंकि जितने बम मारते हैं भाई, असल चीज क्या है, आपका दुश्मन उस वक्त कमजोर माना जाएगा जब वो आपके ऊपर हमला करना छोड़ दे। एक लम्हा बताइए जब अमेरिका ने या इसराइल ने या किसी भी मुल्क ने ईरान पर हमला किया हो और उसको ईरान ने जवाब न दिया हो, बताइए वो दिन, आज तक नहीं आया वो दिन। थोड़ा सा पॉज पिछले साल आया था जब आयतुल्लाह अली खामनेई साहब हयात थे, उस वक्त जो है कई सारे जनरल शहीद हुए थे, तो उस वक्त ईरानियन मिलिट्री को थोड़ा रिटेलिएट करने में 1 या 2 रोज का टाइम लगा था। लेकिन उसके बाद जब ये सेकेंड स्ट्राइक हुई है 28 फरवरी को,
मुश्किल से 25-30 मिनट लगे रिटेलिएट करने में ईरान को, और उसके बाद जो ईरान ने किया है तो पूरी दुनिया ने देखा है क्या क्या किया उसने। तो कुल मिलाकर यह है कि जो इनकी प्लानिंग थी, मंसूबे थे, वो फ्लॉप होने वाले हैं। अब ये अपने पिताजी के पास गए हैं। इनके पिताजी का मतलब है इसराइल का पहला प्रधानमंत्री, इसराइल का फाउंडर बेन गुरियन, जिसके नाम पे एयरपोर्ट है। तो बेन गुरियन ने एक थ्योरी दी थी कि अगर कभी फ्यूचर में, क्योंकि जो जालिम लोग होते हैं तो वो सोचते बहुत ज्यादा हैं, 3-5 बहुत ज्यादा करते हैं, तो वो भी 3-5 करने वाला था, बहुत भयंकर वाला बेन गुरियन। तो वो जो था, तो उसको मालूम था कि भाई अगर मान लीजिए कि आज तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, नेशनलाइज कर लिया सुएज कैनाल को जमाल नासिर ने, तो अब जो है कहीं ऐसा ना हो कि किसी जमाने में बाबुल मंदब बंद हो जाए 50 साल बाद, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए, सुएज कैनाल बंद हो जाए, तो इसराइल तेरा क्या होगा। तो अब जो है तेरा क्या होगा, ठाकुर ने बुला लिए हैं आदमी, तो तेरा वही होगा कि तू अपनी ही कैनाल बना। तो उसने एक थ्योरी दी कि भाई हम सीरिया वगैरह से जोड़ते हुए हम जो है एक बेन गुरियन कैनाल बनाएंगे। अब आज के दौर के जो ये हुक्मरान हैं, कई बार आप सवाल करते हैं कि भाई ये आसपास मुस्लिम देश हैं, ये क्या हैं, तो ये OIC हैं, जिसको गलती से कुछ लोग OIC बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसका असल नाम है OIC। जब पूरी दुनिया में कत्लेआम होता है तो उसका एक प्रस्ताव पारित होता है, अच्छा इतने फलस्तीनी मारे गए, OIC। क्या हुआ, अफगानिस्तान में कत्लेआम हुआ, OIC। तो इसके लिए वो एक संगठन बना हुआ है जिसका नाम है OIC, तो उसका प्रस्ताव ही यही होता है, OIC। तो ये जो है पूरी, अब आप बताइए कि कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं कि कई सारे अरब मुल्क सीरिया के साथ मिलकर बेन गुरियन कैनाल को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जिंदा करेंगे। बेन गुरियन मर गया लिए वे थ्योरी अपनी, गोल्डा मायर मर गई, इसहाक रॉबिन मर गया, नेतन्याहू का भाई मर गया बड़ा वाला, लेकिन अब ये जो है उधर। तो मतलब कुल मिला के ये है कि जो हुजूर की पेशगोई थी, पेशनगोई, कि एक दौर आएगा कि ये लोग, इनको मालूम होगा कि उसमें अजदहा है, अजदहा के बजाय अल्फाज कुछ और थे, ये मैं एक मफहूम बयान कर रहा हूं कि, और ये उसमें उंगली नहीं, ये पूरा हाथ डालेंगे। तो ये आप मौजूदा रूलर्स की आप देखिए, इसीलिए बोला गया है वैलुल अरब, जिसको डॉक्टर असरार साहब भी कई बार करते हैं कोट, कि हलाकत है, तबाही है अरबों के लिए। ये हुजूर के हैं अल्फाज, किसी अहरे गहरे आदमी के, सड़क छाप आदमी के नहीं है। तो आप सोचिए कि ये सूरत हाल क्या है। दूसरी चीज ये है कि कुछ और रिपोर्ट्स आई हैं सामने। वो रिपोर्ट्स क्या हैं, सऊदी गजट एक अखबार है, निकलता है सऊदी अरब से, उसकी रिपोर्ट ये है, देखिए कितने पैरेलल होते हैं काम। एक तरफ इन अरबों को प्रेशर क्रिएट किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है कि हमारे उसमें शामिल हो, और ये डर के मारे शामिल होते हैं प्लान में। उसके बाद इनको डराने के लिए एक और स्ट्रेटजी है। कई बार जब ईरान डिनाई करता है कि मैंने सऊदी अरब पे अटैक नहीं किया, मैंने मिस्र पे अटैक नहीं किया, तो उसकी मीनिंग उस वक्त समझ में नहीं आती हमें लगता है ईरान झूठ बोल रहा है। सऊदी गजट की रिपोर्ट आज की आप देखिए, और बहुत सारे अखबार ने, एक और अखबार है उसका नाम है अशरक अल वसत, लंदन से निकलता है, अरबी का अखबार है, अरब देशों में भी पढ़ा जाता है काफी हद तक। उसके अंदर भी रिपोर्ट आई है कि यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो अभी 5-6 रोज पहले हुआ है मिस्र में, और एक सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी को जो टारगेट किया गया, ये इसराइली ड्रोन थे जो किसी सीक्रेट इराकियन बेस से दागे गए थे, ताकि सऊदी अरब और मिस्र उनको इश्तियाल दिलाया जाए कि वो ईरान पर अटैक करें। अब आप बताइए कि उस रीजन के अंदर कितने पैरेलल काम हो रहे हैं, कितनी खुफिया चीजें हो रही हैं, और ये इसराइल किस हद तक साजिश कर रहा है। तो अभी फिलहाल तो मैं अपनी बात करूंगा कंक्लूड यहीं, इंशाअल्लाह दूसरे उसमें बातें होगी। जी मुमताज भाई। नहीं बिल्कुल, और बहुत सारी बातें आपने बहुत वादे अंदाज में कर दी हैं, और बहुत सारी ऐसी खबरें भी बहुत इंपॉर्टेंट आ रही हैं। जनरल साहब से भी हम जरा कुछ एक इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे। जदीद साहब, लिखा है, ऐसा माना जा रहा है कि ईरान और ओमान के बीच चल रहे मौजूदा समझौते के तहत ईरान होर्मुज से होकर गुजरने वाले सभी यातायात को नियंत्रित करेगा और शुल्क भी लेगा। ये आने वाले जहाजों के लिए है, और जाने वाले जहाजों के लिए ओमान के पास वाले मार्ग का उपयोग किया जाएगा, लेकिन ईरान इन जहाजों की आवाजाही की भी निगरानी कर सकेगा।
आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप भी करेगा। ये सब अपनी जगह। जनरल साहब, ईरान जिस तरह से इनिशिएटिव अब ले रहा है, और अभी जॉर्डन पे जैसा कि खबर आ रही है, और ये खबर बिल्कुल सही भी है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्या अब ईरान ये तय कर चुका है कि हम मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस को नहीं टिकने देंगे? सबसे बड़ा खतरा उसके लिए ये है। और जैसा कहा है कि भाई हम बख्शेंगे नहीं किसी को, तो क्या ये उसी का नतीजा है जनरल साहब? जी देखिए मुमताज भाई, ये जो एमओयू साइन हुआ है उसके अंदर भी एक शिक ये है कि देखिए, जो ईरान के आसपास अमेरिका ने तकरीबन 19 बेसिस बना रखी हैं इन जीसीसी कंट्रीज के अंदर, और उनके तकरीबन 50,000 फौजी यहाँ पे इन इलाकों में रहते हैं। और आपको एक चीज और बतला दूं कि देखिए, हालांकि इनका ऑब्जेक्टिव जो था वो इन मुल्कों के हुक्मरानों को या इनकी गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इजराइल को प्रोटेक्ट करना था। और अगर आप देखें तो जो इनकी ये रडार की बेसिस थी, या जो इनका सेंट्रल कमांड यहाँ पे लोकेटेड थी, ये जो इनका फिफ्थ फ्लीट यहाँ बहरीन के अंदर बेस था, तो इनके जितने यहाँ पे ये रडार सिस्टम्स लगे हुए थे, जब भी ईरान के अंदर से कोई मिसाइल फायर होती थी, ये उसको कैच करके सबसे पहले इजराइल को खबर देते थे, ताकि इजराइल के पास रिएक्शन टाइम 10-12 मिनट का मिल जाता था इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। लेकिन जब से ईरान ने खासतौर से कतर में, बहरीन में, कुवैत में, सऊदी अरब में इनके जो ये, और यूएई के अंदर जो इनका ये रडार सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ था, उसको डिस्ट्रॉय किया है, तो इजराइल के पास ईरानियन मिसाइल्स को रोकने का जो रिएक्शन टाइम था वो बड़ा कम रह गया था। तो ये, हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ईरान की ये कोशिश थी कि इनिशियली जब अमेरिका अटैक कर रहा था तो वो मेजर्ड वे में उसको रिस्पॉन्ड कर रहा था, अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके कोई प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं कर रहा था। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगता है कि जो ईरानियन मिलिट्री प्लानर्स थे वो ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि अमेरिका के पास इस इलाके के अंदर अभी कितना हथियारों का जखीरा है, कितनी उनके पास इंटरसेप्टर्स हैं, कितने मिसाइल्स हैं, या कितने उनके यहाँ पे फाइटर जेट्स हैं, और उनकी क्या कैपेसिटी है ईरान पे रिटेलिएट करने की। जैसे जैसे इरानियन प्लानर्स को लगा कि उनका ये जखीरा बड़ी तेजी से खत्म हो रहा है और उसकी तादाद अभी कम रह गई है, तो एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी मुझे ऐसा लगता है उन्होंने अडॉप्ट की, और जिसमें उन्होंने प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स करनी शुरू की। और देखिए, यहाँ पे कुवैत और बहरीन और यूएई या सऊदी अरब, इन सब के लिए तो मुश्किल था ही, लेकिन जो जॉर्डन है वो जीसीसी का हिस्सा नहीं है, वो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का हिस्सा नहीं है, लेकिन जॉर्डन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी अमेरिकन बेसेस हैं। तो ईरान ने फिलहाल जॉर्डन को जिस तरह से निशाना बनाया और बड़े सटीक तरीके से जो अमेरिकन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे टारगेट किया। अभी मैं खबर पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, जो जॉर्डन के बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने किंग, जो जॉर्डन का किंग है अब्दुल्ला, उसे खत लिखा है और उससे डिमांड की है कि आप अमेरिका से बोलें कि अपनी सारी बेसेस वो यहाँ से उठा के ले जाए। और सिचुएशन फिलहाल जितने भी ये गल्फ के कंट्रीज हैं या अरब कंट्रीज हैं, उनके लिए ईरान ने इस तरह की पैदा कर दी है कि अगर आप अपने इलाके में अपनी सलामती चाहते हैं तो यहाँ से अमेरिकन बेसिस को फौरन खाली करवाइए। और एक्चुअली वही हो भी रहा है। आज ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है कि अमेरिका इन किसी भी अरब कंट्रीज के ऊपर, खासतौर से जीसीसी और जॉर्डन के अंदर, अब इस पोजीशन में नहीं रह गया इस लेटेस्ट राउंड के बाद कि यहाँ पे वो अपनी मिलिट्री बेसिस कायम रख सके। और इसी का नतीजा है कि कुवैत सऊदी अरब के बाद उसने पाकिस्तान के साथ डील साइन कर ली है मिलिट्री कोऑपरेशन की, और कतर भी उसके साथ बातचीत में है। और देखिए, एक पैरेलल बातचीत और चल रही है
अब सबको ये लग गया है कि अमेरिकन बेसेस यहाँ बहुत ज्यादा दिन तक कायम नहीं रहने वाली हैं, और ईरान भी चाहता है कि एक नया सिक्योरिटी स्ट्रक्चर इस खित्ते के अंदर खड़ा हो। उस नए सिक्योरिटी स्ट्रक्चर के अंदर तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, ये खास तौर से मैंने पहले भी एक बार आपके चैनल पे कहा था कि ये जो 3 नॉन अरब मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये उस नए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के अंदर बहुत अहम रोल अदा करेंगे। और ये कम्युनिकेशन अभी इनकी चल रही है, डिस्कशन चल रही है। फिलहाल क्योंकि अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, अभी इसका क्या ये फाइनल शक्ल अख्तियार करेगा उसके बारे में अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। लेकिन ये उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, जिसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस खित्ते के मुल्क ईरान के साथ अपने रिश्ते नॉर्मलाइज करेंगे और एक कलेक्टिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में जाएंगे, जहां पे सबकी सिक्योरिटी सुनिश्चित की जा सके, और आपस में नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस वगैरह ये रखेंगे। शायद उसकी तरफ ये एक फ्रेमवर्क की तैयारी में है, पैरेलली ये रियलाइज करते हुए कि अब अमेरिका की फोर्स में इतना दमखम नहीं रह गया कि वो इस खित्ते के अंदर अपनी बेसिस कायम रख सके। तो फिलहाल ये सिचुएशन वहां पे है, और जैसे जैसे इसमें फिर फर्दर डेवलपमेंट आएगा वो मुमताज भाई आपके साथ शेयर करें। जी।